हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे, शानदार, जिंदाबाद और मस्त होंगे और बेहतर तरीक़ा से आप अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं विकास सर और वेलकम करता हूं आपके इंस्पायर स्टडी 2.0 पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के इकाई 2 समाजवाद और साम्यवाद के अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। तो इससे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और भरने वाला और फिल इन द ब्लैंक्स यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है। आप जाइए उस वीडियो को देखिए, उसके बाद तब इस वीडियो को देखिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न के साथ। प्रश्न संख्या 1 है कि पूंजीवाद क्या है। पूंजीवाद क्या है? तो पूंजीवाद वह व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर पूंजीपतियों का शासन होता है। उत्पादन के सभी साधनों का मूल नियंत्रण भी सरकार के हाथों में नहीं होता है। पूंजीवादी व्यवस्था में सरकार का कोई दखल नहीं होता है। यानी कहने का मतलब है, पूंजीवादी व्यवस्था में जो पूंजीपति लोग होते हैं वही पूर्ण रूपेण देश के जो भी बड़े बड़े कारखाने होते हैं उन पर उनका अधिकार होता है। कोई भी सामान अगर क्रय करना हो, विक्रय करना हो, तो सारे उन्हीं के अधिकार में होता है, पूंजीपतियों के अधिकार में होता है। उसे पूंजीपति पूंजीवाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खूनी रविवार क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, रूस में 9 जनवरी 1905 ईस्वी को, कितने 9 जनवरी 1905 ईस्वी को लोगों का समूह रोटी दो नारे के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था। जार की सेना ने इन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। और हजारों लोग मारे गए इसलिए 22 जनवरी यानी पुराने कैलेंडर में 9 जनवरी 1905 ईस्वी को खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर क्रांति क्या है। तो 7 नवंबर 1917 ईस्वी को लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने बुर्जुआ वर्ग की सत्ता को उखाड़ फेंका और सर्वहारा वर्ग की सत्ता को स्थापित किया। यह घटना रूसी कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर 1917 ईस्वी को हुई थी, इसलिए इसे अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। तो सर्वहारा वर्ग समाज का वह वर्ग है जो अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपने जीवन चलाने के लिए पूर्ण रूपेण अपने श्रम पर निर्भर होते हैं। अपने श्रम पर यानी काम मजदूरी करते हैं और उनसे जो पैसा मिलता है उसी से अपना गुजर बसर करते हैं। इस वर्ग में किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार एवं आम गरीब लोग आते हैं। किस वर्ग में? सर्वहारा वर्ग में। प्रश्न संख्या नेक्स्ट 6, क्रांति के पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। तो आंसर है, क्रांति के पूर्व रूसी किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। यानी अत्यंत दयनीय थी। रूसी किसान अपनी स्थिति से असंतुष्ट थे। उनके खेत बहुत छोटे छोटे थे जिन पर वे पुराने ढंग से खेती करते थे। उनके पास पूंजी की कमी थी। वे हमेशा करों के बोझ से दबे रहते थे। यानी रूस में किसान जो थे ना, वे करों के बोझ से हमेशा दबे रहते थे, क्योंकि उनके जो भी पूंजीपति जो पैसा देता था इनको, किसानों को, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में उनसे ब्याज लेता था। इसलिए वे हमेशा करों के बोझ से दबे रहते थे और खेती में कोई परंपरागत मतलब कोई एडवांस टेक्नोलॉजी भी उपयोग नहीं की जाती थी। छोटे छोटे हथियारों द्वारा जो पारंपरिक हथियार थे उससे खेती करते थे, जिससे कि कृषि में कोई बढ़ोतरी भी नहीं होती थी। अति लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे और लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर जो है 60 शब्दों में लिखना है। तो इसी को ध्यान में रख के उत्तर को बनाया गया है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और इसके साथ जितने भी क्वेश्चन का आंसर है अपने कॉपी में नोट कीजिए और जल्द से जल्द याद करने की कोशिश कीजिए। तो रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें। तो रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन निम्नलिखित है। नंबर 1, मजदूरों की दयनीय स्थिति। तो रूस में किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, अत्यंत दयनीय थी। यानी उन्हें अधिक काम करना पड़ता था, परंतु मजदूरी काफ़ी कम मिलता था। वे अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं थे। यहाँ पे किसान नहीं होगा, मजदूर होगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या होगा? मजदूर। यहाँ पे मजदूर कर लीजिएगा। देखिए, तो कहने का मतलब है मजदूर। तो रूस में जो भी फैक्ट्रियाँ विकसित की गई थी, तो यहाँ पे मजदूरों का कोई अधिकार नहीं था और उन्हें इतना अधिक काम करना पड़ता था। यानी 18 घंटे काम करनी पड़ती थी और बदले में मजदूरी नहीं के बराबर दी जाती थी।
इसलिए वे अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं थे। वो आए दिन ऐसे क्रांति का अनुभव कर रहे थे जो उनके लिए, जो उनके हित में हो। तब आता है अक्टूबर क्रांति, जो सर्वहारा वर्ग की सत्ता को स्थापित करता है। 2 नंबर, रूसीकरण की नीति। तो रूस में मुख्यतः स्लाव जाति के लोग रहते थे। स्लाव जाति के जैसे इंडिया में, बिहार में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई रहते हैं, उस तरह मुख्य रूप से स्लाव जाति के रहते थे लोग। कहाँ? रूस में। इसके अतिरिक्त फिन, पोल, जर्मन, यहूदी आदि अन्य जाति के लोग भी रहते थे। इनका रीति रिवाज भिन्न भिन्न था। रूसीकरण की नीति द्वारा इन सब पर रूसी भाषा, शिक्षा, संस्कृति लादने का प्रयास किया, जिससे कि लोगों को अपने धर्म के प्रति क्या लगा? अपमान लगा। इसलिए ये लोगों, जो अल्पसंख्यक लोग थे, ये क्या कर दिए? तो रूस का जो तत्कालीन शासक था जार निकोलस द्वितीय, इससे ना इसका विद्रोह कर दिया। प्रश्न संख्या नेक्स्ट 2 नंबर, रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी थी? हाँ मेरे प्यारे बच्चों, तो रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी थी? तो मुख्यतः रूस में मुख्यतः स्लाव जाति के लोग रहते थे। इसके अतिरिक्त फिन, पोल, यहूदी, जर्मन आदि अन्य जातियों के लोग भी रहते थे। यह भिन्न भिन्न भाषा बोलते थे। इनका रस्म रिवाज भी भिन्न भिन्न था। जार निकोलस द्वितीय द्वारा जारी किया गया रूसीकरण की नीति के कारण इन लोगों पर रूसी भाषा, शिक्षा और संस्कृति लादने का प्रयास किया गया, जिससे कि अल्पसंख्यकों में हलचल मच गई और परिणाम स्वरूप क्रांति हो गई। मेरे प्यारे बच्चों, पीछे वाले प्रश्नों का उत्तर सेम है। यह भी है रूसीकरण की नीति। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में लगभग बार बार इसको देखने को मिलता है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसे? तो मेरे प्यारे बच्चों, साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसे? तो आंसर है इसका, रूस में बोल्शेविक क्रांति के बाद साम्यवाद की स्थापना हुई, जो एक नए आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था के रूप में सामने आई। इस व्यवस्था के अंतर्गत निजी संपत्तियां समाप्त कर सभी संपत्तियों को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया गया। यानी कहने का मतलब है कि बोल्शेविक क्रांति के बाद जो रूस में जिसकी सत्ता आई, तो वह क्या कर दी, जितने भी पूंजीपतियों के पास जो जमीनें थी, कब्जा किए हुए थे, उस सभी को वे सरकार के अधिकार में ले लिया गया और सरकार अपने मदद से उसको अपने तरीका से चलाने का प्रयास किया। जैसे उत्पादन के वितरण, समाज में विशेषाधिकार समाप्त हो गए। बाजार एवं पूंजी पर राष्ट्रीय नियंत्रण स्थापित हो गया। राष्ट्रीय नियंत्रण कहने मतलब सरकार का नियंत्रण स्थापित हो गया कि किस मूल्य को कैसे बेचना है, किस वस्तु को किस भाव से बेचना है। इस प्रकार साम्यवाद एक नई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था थी। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता था कैसे? तो इसका आंसर हो जाएगा, बोल्शेविक क्रांति के सफल होते ही रूस में लेनिन मार्क्सवादी सिद्धांतों के अनुसार आर्थिक व्यवस्था लागू कर दिया, लेकिन जनता पहले से इसके लिए तैयार नहीं थी। युद्धरत साम्यवाद के अंतर्गत फैक्ट्री के तकनीकविदों, फैक्ट्री के उत्पादन और किसानों पर नियंत्रण लगाया गया एवं किसानों से बलपूर्वक अनाजों की वसूली की जाने लगी। जबरदस्ती वसूली के भय से किसानों ने अपना अनाज जलाना शुरू कर दिया। इससे निपटने के लिए लेनिन ने अपनी नीति को संशोधित कर नई आर्थिक नीति लागू किया गया। यानी कहने का मतलब है, हम लोग आपको पीछे पढ़ाए क्या किए थे कि लेनिन जो था वह नई आर्थिक नीति लागू किया और सभी का जमीन जो था वो अपने अधिकार में ले लिया, सरकार के अधिकार में ले लिया। किसानों का जमीन भी सरकार के अधिकार में चला गया। जो बड़े बड़े किसान थे और जो छोटे किसान थे, सभी को क्या किया गया, सरकार के अधिकार में ले लिया गया। और सरकार क्या बोला कि आप लोग उत्पादन कीजिए और जितने भी उत्पादन का सामान है, जितने भी कृषि से उत्पादित होती है, वो सब हमको दे दीजिए और फिर हम उसमें से आप लोग को देंगे। तो किसान समझे कि ना उपजाए हम और दे सरकार को, इसलिए वे अपना अनाज जला देना ही बेहतर समझा। प्रश्न संख्या 5, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया। प्रथम विश्व युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो रूस की पराजय हुई थी। ठीक है, क्यों हुई थी? तो लिखा है प्रथम विश्व युद्ध में
रूस की हार के पहले ही लेनिन ने स्वयं युद्ध से हाथ खींच लिया था, क्योंकि उस समय लेनिन जो था वह बोल्शेविक क्रांति का मतलब एक नहीं सबसे बड़ा नेता था। तो वह देश को देखा और सैनिकों को प्रथम विश्व युद्ध से वापस बुला लिया, क्योंकि देश में भी क्या चल रहे थे, तो मतलब आंदोलन चल रहे थे, इसलिए वापस बुला लिया था। 1905 ईस्वी में रूस का जापान जैसे छोटे देशों से हार खूनी रविवार, देश में फैली गरीबी और अन्य भाषावादियों पर जबरदस्ती रूसी भाषा लादना आदि ऐसे अनेक कारण ने क्रांति हेतु तो मार्ग प्रशस्त किया। ये सभी क्रांति किसके समय में हुआ था? जार निकोलस द्वितीय के समय में और प्रथम विश्व युद्ध के आसपास में हुई थी। इसीलिए लेनिन समझता था कि युद्ध में उलझना अच्छी बात नहीं है, इसलिए वह युद्ध से हाथ पीछे खींच लिया। तो आज के लिए इतना ही। लघु उत्तरीय प्रश्न हुआ एंड, और मिलेंगे कल हम लोग लेसन 3 के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।